ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या पढ़े थे कि कोई भी वेक्टर अगर ए बी थीटा एंगल पर है, बात नहीं कीजिए, कि अगर कोई भी थीटा एंगल पर है दो वेक्टर ए और बी, तो उसके बीच का जो रिजल्टेंट होने वाला था वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीखे थे और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना हम लोग क्या किए थे, सीखे थे। तो देखो जो इसमें था इस बात को मैं एक बार आज आपके सामने कंफर्म कर दे रहा हूं कि पिछले दिन क्या पढ़े थे उसको एक बार कंक्लूड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पिछले दिन जो हम लोगों ने पढ़ा था भाई, उसमें था क्या चीज तुम्हारे पास, तो था क्या कि दो वेक्टर था अपने पास, एक वेक्टर ये मान लो वेक्टर ए, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर ये मान लो कि ये था क्या, एक वेक्टर बी। इस दो वेक्टर में अगर ये दोनों ट्रायंगल का दो साइड हो और सेम ऑर्डर में हो, ट्रायंगल का क्या हो, दो साइड हो, और तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं है, सेम ऑर्डर में है कि नहीं है, सेम ऑर्डर में है भाई। तो कह रहा था क्या कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो ये बताओ कि इस वाले वेक्टर को अगर अपोजिट ऑर्डर में करना है तो इसका हेड से हेड टकराना होगा, टेल से टेल टकराना होगा। तो इसका हेड से हेड टकराना है तो इसको कहां पे जाके छोड़ना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब ये बात समझ में आ गई तुमको, तो यही था अपना वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी और ये था रिजल्टेंट वेक्टर। अब भाई साहब माने थे क्या कि अगर इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कितना, थीटा, अगर इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कितना, थीटा, तो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब सबसे पहला काम कि हेड से हेड को जोड़ना है या टेल से। तो भाई साहब इस ए को अगर मैं थोड़ा सा आगे खिसका दूं कुछ इस तरह से, तो टेल से टेल मिल जाएगा, और इस पे वेक्टर अगर मैं इधर लगा दूं तो देखो टेल से टेल जुड़ गया कि नहीं। इसी ए को क्या किया, पकड़ा और आगे बढ़ा दिया। अब देखिए कि जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था यही था क्या, थीटा। काम क्या किए थे बेटा, काम किए थे क्या कि काम किए थे क्या कि इस पॉइंट से इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए थे, और इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप करने के बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल से साइन थीटा कॉस थीटा निकाले थे, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे, सॉल्व कर दिए थे। रिजल्टेंट कितना आ गया था, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आया था कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab कॉस। इतनी बातें तुमको समझ में आ गई थी। दूसरा पॉइंट मैं क्या बताया था कि मान लो कि अगर वेक्टर ए से ये वेक्टर आर अल्फा एंगल बना रही है, तो tan अल्फा जो निकाल के लाए थे पिछले दिन वो क्या लाए थे, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस। इतना चीज आपको मैं पिछले दिन बता दिया था, इतना में किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब देख एक कॉन्सेप्ट और मैं तुमको क्या बोला था कि एक कॉन्सेप्ट और मैं तुमको ये बताया था भाई कि अगर कोई भी वेक्टर है, अगर कोई भी वेक्टर है मान लो क्या कि ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है जो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरा वेक्टर है जो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों का लंबाई क्या है, बराबर। दो वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, बराबर। तो भाई साहब बोला था क्या कि अगर इसको आप वेक्टर ए बोलेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर, क्यों कि नेगेटिव साइन केवल ये दिखाता है कि अपोजिट डायरेक्शन है। इतनी बातें समझ में आई थी। तो आज जरा सा बात करेंगे भाई साहब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम का भी कोई चीज सर होता है क्या, तो उसको जरा सा तुमको फील करना है, बस याद इतना ही रखना है। सब्ट्रैक्शन में याद भी रखने का हम तुमको तरीका बता देंगे, बस आपको इतना ही याद रखना है और इतना में आपका काम हो जाएगा। कैसे काम करना है देखो, तो अगर ये व्हाइट वाला वेक्टर बी है, अगर ये व्हाइट वाला वेक्टर बी है, तो हमको बताओ कि माइनस बी अगर हमको लेना है, माइनस बी हमको लेना है, तो हम यहां से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक उतना ही बड़ा वेक्टर लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे कि नहीं। इसको मैं बोल दूं माइनस बी, इस वेक्टर को बोल दूं माइनस बी, कोई दिक्कत है तुमको क्या भाई, तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। अब देखो कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस बी का बात करें, अगर वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का बात करें, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं है। इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इससे बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा वेक्टर होगा, इस दोनों से बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा वेक्टर होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब हेड से हेड को क्या करना है, मिला देना है। और ए और माइनस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट यही वाला होगा, क्या, इसको बोल देते हैं आर डैश। कोई दिक्कत है आपको। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस वाले ट्रायंगल में,
इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए कि जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है वो है ए और माइनस बी, और अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर है वो है क्या, आर डैश। तो भाई साहब ये तुम बताओ कि जो वेक्टर आर डैश है इक्वल टू वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब ये है भाई साहब तुम्हारा वेक्टर ए और ये माइनस वेक्टर बी, यही क्या हो जाएगा, आर डैश। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं, मतलब ए माइनस बी का रिजल्टेंट ये होगा और ए प्लस बी का रिजल्टेंट ये होगा। अब देखो कि ये रिजल्टेंट है तो इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मांगता है कि नहीं मांगता है, मांगता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने में बदलेगा कुछ नहीं, इसमें बस एंगल बदल रहा है दोनों वेक्टर के बीच का। तुम देखो कि ए और बी के बीच का एंगल ये है थीटा, लेकिन इस ए और माइनस बी के बीच का एंगल जो ये होगा ये हो जाएगा कितना, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो इसमें ऊपर वाला थीटा हो गया तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है बेटा, बस इसी में थीटा के जगह पर 180 माइनस थीटा रख दो, काम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम इस कहानी को मिटाते हैं यहाँ, और इस कहानी के बाद हम आर डैश के बारे में लिखते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें बेटा आर डैश का, तो आर डैश के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर डैश के लिए क्या करेंगे, आर डैश इक्वल टू क्या लिखे, वेक्टर आर डैश इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है ना। अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश में लिखेंगे वही रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। और कॉस थीटा है यहाँ, तो यहाँ पे कॉस कितना लिखेंगे, 180 माइनस। बातें समझ में आई कि नहीं आई, बातें समझ में आई। यहां से यहां तक देखो ना ए की लंबाई बदली ना बी की लंबाई बदली, बस बदल गया तो क्या बदला, थीटा। थीटा थीटा से कितना हो गया, 180 माइनस, बस रिप्लेस कर देंगे काम हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूं कि बी का लंबाई और माइनस बी का लंबाई बराबर है, तभी इसको बी लिखेंगे तो इसको माइनस। बातें समझ में आई कि नहीं। तो ना ए बदला ना बी बदला, बदला केवल क्या, थीटा। थीटा बदला तो ये रिजल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे तुमको मान लो कि ये एंगल मान लो कि आर डैश वेक्टर ए से बना रहा है गामा एंगल, मान लो क्या कि आर डैश क्या बना रहा है वेक्टर ए से, गामा एंगल। तो बेटा जो tan गामा तुम लिखोगे वो tan गामा के लिए भी कुछ नहीं करना है, वही करना है क्या, बी साइन 180 माइनस बाई ए प्लस बी कॉस कितना, 180 माइनस थीटा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जरा सा ये बताओ 11th क्लास में मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो कि नहीं। साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू पता है कि नहीं पता है, पता है, वैल्यू डाल के सीधा कर लोगे इसको, मेरे को याद नहीं है, ठीक ना, मैथ्स पढ़ाए हुए 3 साल हो गया, ठीक है। बातें समझ में आ गई। क्या बदला, केवल थीटा का वैल्यू बदला। अच्छा ये बताइए इसमें कितने लोग हैं जिनका आज पहला दिन है, पहले दिन वाले लोग। भाई साहब आपसे मैं क्षमा चाहूंगा, आपको आज कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, समझे, जो ऑनेस्टली जो बात है। आप बीच क्लास में आए वेक्टर के, तो सर उपाय क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उपाय है ये कि पिछले 2 दिन का वीडियो रिकॉर्डेड है वेक्टर का, पिछले 2 दिन का वीडियो देख के आइएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। पिछले 2 दिन का वीडियो आप मैनेजमेंट में कांटेक्ट करके कहें कि हमको कहाँ पे देखना है। वैसे मेरे ख्याल से इंस्पायरेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, और इंस्पायरेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मेरे ख्याल से कल तक का जो वीडियो था वो अपलोडेड है, कल तक का वीडियो अपलोडेड है, तो आप जा करके वहाँ से देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि एक दिन आप आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप बाहर जाके कहेंगे टीचर अच्छा नहीं है, तो आपके सामने में बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है पढ़ाने पर वो आप देख रहे हैं आपके सामने में, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं, समझ में 100% आएगी, लेकिन थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा कि आप वीडियो देख के आइए। इस बात की गारंटी है कि छपरा में कोई जितना तुमको फिजिक्स पढ़ाएगा उससे कई गुना बेहतर क्वालिटी देंगे। अभी एक बच्चा आया हुआ है हम लोगों का IIT गांधीनगर का, तो अभी अचानक से ऑफिस में बैठे थे हम, तुरंत ही आए, तो एक प्रोग्राम हुआ कि क्यों ना ऐसे ऐसे बच्चों से अपने बच्चों को मिलवाया जाए कि बच्चे मोटिवेट हो। हम अभी बता रहे तुमको, अभी पिछले साल का रिजल्ट है कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सौरभ पटेल, नाम है क्या, सौरभ पटेल। सौरभ पटेल जेई एडवांस में 240 रैंक ऑल इंडिया लेके आया, ऑल इंडिया में 240 रैंक। और IIT दिल्ली से
आईआईटी दिल्ली से जो है तो ये मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस लेकर के बीटेक कर रहा है। मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस। तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक ना, तो आप 200 रैंक के अंदर होने चाहिए अगर टारगेट है कंफर्म तो। और ये भी कंप्यूटर साइंस इसको बहुत मुश्किल से मिला, समझ रहे हैं बात, बहुत मारा मारी थी, 240 रैंक में इसको कंप्यूटर साइंस बहुत मुश्किल से मिला। तो इस बच्चे को मैं पढ़ाया था और इसको मैं हाथ पकड़ के, मतलब तुम सोच रहे होगे कि बहुत शैतानी है हम लोग, वो एक्सट्रीम लेवल का शैतान था, समझ रहे हैं। और आप लोग बहाना मार देते हैं क्या कि सर लॉकडाउन था इसीलिए नहीं पढ़े। हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन में उसके घर जाके हम पढ़ाते थे, लॉकडाउन में उसके घर जाके हम पढ़ाते थे। बाहरी दुनिया से ये इतना मतलब रखता था, इतना लड़ाई झगड़ा करके आता था, इतना गलत संगत था इसका जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन लॉकडाउन लगा, उसका वो फायदा उठा लिया, दिमाग से बहुत तेज था। अब घर से बाहर जाने को मिल नहीं रहा है, घर के अंदर शैतानी करेंगे तो लात जूते पड़ेंगे, सीधा सा बात है। अब इस एनर्जी को इसने क्या किया कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलना शुरू किया और महज 1 साल पढ़ा और दूसरा अटेम्प्ट नहीं बेटा, पहला अटेम्प्ट में निकाला। पहला अटेम्प्ट में जेई मेंस में 99.99 परसेंटाइल लेके आया। समझ रहे हैं बात, इस फिगर का मतलब समझ रहे हैं आप। पिछले साल, इस साल एडमिशन हुआ, अभी छठ में हम ही एडमिशन करवा के आए हैं, समझे। जो लोग गेटवे के होंगे उनको पता होगा, है ना, इस साल एडमिशन करवा के आए हैं। और ये चीज जो है जेई मेंस में 99.99 परसेंटाइल का मतलब समझ में आते हो। यहाँ लोग का 96 परसेंटाइल आ जाता है तो लोग मार्केट में पीट देता है कि 96 परसेंटाइल लेकर के आया है बच्चा और कहता है कि हम अपने आप को बहुत बड़े हैं, समझ रहे हैं। जबकि 96 परसेंटाइल में कोई एनआईटी नहीं मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 96 परसेंटाइल में कोई एनआईटी नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ेगा, यही सच्चाई है। तो ये स्कोर करने के लिए और ये स्कोर करने के लिए आपको निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई उपाय नहीं है। और इस बात की गारंटी है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उस लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, अगर आप पढ़ते हैं तो। सीधी सी बात है, हम आपके बदले नहीं पढ़ देंगे, कोई टीचर नहीं पढ़ देता है। ये आपको पोटने वाला बात हम नहीं करेंगे क्या कि भाई हम तुम्हारे लिए जो है वही है, कुछ नहीं है। टीचर टीचर बस आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको जो बड़ा सिलेबस है उसको कम टाइम में आप तक पहुंचा रहा है, आपको सिखा रहा है कि ऐसे सवाल को डील करना है। प्रैक्टिस तेरे को ही करना है, प्रैक्टिस मैं नहीं कर दूंगा। समझ में आ रही है बात, प्रैक्टिस तुमको खुद करना है और जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी आएगी आप में, और जितनी एक्यूरेसी आएगी उतना बढ़िया रिजल्ट आप स्कोर करेंगे। समझ में आई बात। चलो तो इस सब चीज को हटाया जाए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। इसी कहानी को हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के नाम से जान सकते हैं। इतनी बातों में कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत है। तो यहां पर आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। जिसमें हम लोग सीखे क्या कि अगर दो वेक्टर है सेम ऑर्डर में तो यहाँ वेक्टर आर इक्वल टू कितना लिखते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ए प्लस बी लिखते थे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डायरेक्शन क्या होता था, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस। आर डैश क्या लिखते हैं, वेक्टर ए माइनस बी, यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, थीटा को खाली बस 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ जानते हैं, पता नहीं हम कभी कभी छपरा के बारे में सोच करके बहुत हमको अंदर से पता नहीं खराब लगता है, इसीलिए कि कैसे कोई टीचर इतना रिलैक्स होकर के पढ़ाता है और वो सिलेबस पढ़ा लेता है पूरा। हम लोग क्लास में तुम देखे होगे कि पिछले करीब करीब 8-10 दिन से तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, 10 क्लास से तो कम नहीं पढ़ाए होंगे। इस 10 क्लास में शायद ही किसी दिन हम तुमसे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बतिया लिए होंगे, नहीं तो आए और पढ़ाते पढ़ाते एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं अंदर से, आवाज सूखने लगता है। लेकिन फिर भी क्या पढ़ाना है, क्या कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको पूरा कंटेंट पढ़ाना है। और लोग एकदम यहाँ पूरा एकदम गाना गा के चोटी से चोट लगवा के राजा जी बैगन में बुलावता, ये सब सुना सुना के लोग पढ़ाता है खूब जबरदस्त, है ना, खूब पढ़ाता है। और लास्ट में जब सिलेबस का प्रेशर आता है बच्चों पे, तो बच्चे तो बड़ी नादान है भाई, तुम लोग बहुत नादान हो, तुम लोगों को नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब लास्ट में जब एग्जाम का टाइम नजदीक आएगा ना तो तुमको सलाह, मेरा तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। अब सिलेबस नहीं खत्म हुआ तो क्या भाई, तो एक टाइम ऑफलाइन पढ़ो और दूसरे टाइम ऑनलाइन पढ़ो। तुमको पता है यहाँ कंप्यूटर है ना, ये
इसमें अगर हम 3 पेन ड्राइव लगा दें और तीनों पेन ड्राइव में हम डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दें, तीनों का डाउनलोडिंग गिर जाएगा। तीनों का डाउनलोडिंग क्या होगा? गिर जाएगा। एक ही पेन ड्राइव में हम 3 वीडियो एक साथ अपलोड करने लग जाएं, तीनों स्लो स्लो अपलोड होगा, लेकिन एक ही वीडियो अपलोड करें तो तुरंत अपलोड हो जाएगा। क्यों? आपका दिमाग भी तो दिमाग ही है ना भाई। हैं, एक ही दिन में साल भर का खाना खिला दे तो पचेगा? पचेगा सर स्मशान में, है ना क्या? तो ये सब चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब चीज पर थोड़ा कमांड रखिए कि कोई आदमी आपके साथ मजाक ना करे और तुमको बार बार बोलते हैं कि ये मौका तुम्हारे पास एक ही बार है, दोबारा नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन करना शुरू करें, बस इतना ही याद रखना है। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। रेडी हो जाइए। कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि, बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? कह रहे क्या कि यदि दो सदिश, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी जिसका परिमाण क्रमशः जिसका परिमाण क्रमशः 5 तथा 5√2 5 तथा 5√2 यूनिट इकाई है। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के, इस 5√2 को बदल दो, इसको कर दो 6√2, अभी भी आसान ही रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक ना। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर ए के बीच का कोण 30 डिग्री है तो परिणामी सदिश का परिमाण एवं वेक्टर ए के साथ परिणामी सदिश का कोण ज्ञात करें। परिणामी सदिश का कोण ज्ञात करें। परिणामी सदिश का कोण ज्ञात करें। क्या कितने लोग हैं जिनको रूट देख के डर लग रहा है? लग रहा है? सीधा कर दें इसको। चलो, तो अगर रूट देख के डर लग रहा है तो इसको सिंपल 6 कर दो, और जब इसको 6 कर दो, अच्छा यही सही तो बोल रहे हो कि अगर थीटा को कर देंगे 45 तो भी हो जाएगा। चलिए अभी कोई बात नहीं, अभी जो ये क्वेश्चन था, सुनिए, अभी जो ये क्वेश्चन था ये यही रहने दो, और इस थीटा को कितना कर लो? 45 डिग्री। थीटा को कितना कर लो? 45 डिग्री। अब बनाओ, और अगर इतना बन जाए तो उसके बाद 60 डिग्री वाला भी बनाओ। अब ये डाटा आसान हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए। आप देखिए, ये क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट में लिख दिया हूं, हर बार मैं स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इसीलिए नहीं लिखूंगा, अब सीधे लिखूंगा वेक्टर ए इतना मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी इतना मैग्नीट्यूड, थीटा इतना, बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? रूट अंडर कितने लोगों का? 157 रूट में। चलिए 10 अल्फा 6/11। चलिए बनाइए, और लोग बनाइए। हाँ, अब जैसे ही बोले क्वेश्चन बनाने की, बच्चे शुरू करें एकदम रच रच के क्वेश्चन उतारना, पिटा जाओगे एकदम। क्वेश्चन बनाना है मतलब बनाना है, बोर्ड पे क्वेश्चन है ही और घर पे मिल ही जाएगा कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाना है मतलब केवल बनाना है, क्वेश्चन लिखना नहीं है। क्वेश्चन तो आपको घर पे मिल ही जाएगा लिखा हुआ। क्या हो रहा है? बन रहा है? बनाओ, ठीक कर रहे हो, बनाओ। दिखाइए, साफ सुथरा बनाओ ना बेटा, इतना कॉपी खराब करोगे तब तो फिर हो गया काम। नहीं, साफ सुथरा बनाइए। क्या हो रहा है इधर? क्वेश्चन लिख रहे हो? क्वेश्चन
आप कितने दिन से क्लास आ रहे हैं? आज से ही आ रहे हैं? चलिए तब कोई बात नहीं। दिखाओ इधर, कॉपी दिखाओ तुम साइड में। बन गया? ठीक है। इधर बन गया? इधर तुम लोग का बन गया? इधर दिखाओ तुम साइड में, क्वेश्चन लिख रहे थे। चलिए देखिए, ये सब बहुत हल्का हल्का सवाल है और ये सब सवाल आपसे बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है आपके साथ, समझे? चलिए देखिए क्या कह रहा है भाई, कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, यानी कि बी का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 6√2। और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल जो थीटा है, वो थीटा दिया हुआ है आपके पास कितना, 45 डिग्री। अब देखो कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए जो हम लोग जानते हैं मॉड आर का वैल्यू, वो कितना है, तो √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। अब देख भाई कि अगर ये तू लगाएगा तो √A² का मतलब 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना, प्लस B² का मतलब 6√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, हो जाएगा कि नहीं। और प्लस 2AB, तो 2A के जगह पर 5, B के जगह पर 6 और कॉस कितना डिग्री, 45 डिग्री। जब ये लगाओगे तो देखो कितना आ जाना है, √25 प्लस 72 प्लस, अब देखिए यहाँ 2 इंटू 5 इंटू 6√2 और कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 से √2 कितना बच गया, कितना, √25 प्लस 72 और प्लस ये 5 दूनी 10 छक्के 60, कितना आ गया, √150। क्लियर? इतना तो क्लियर होगा। अगर डायरेक्शन के लिए बात करें तो जैसे ही आप डायरेक्शन के लिए बात करिएगा तो क्या लिखिएगा बेटा, tan अल्फा। और ये भी पूछ रहा है कि वेक्टर ए के साथ ही निकालना है, तो जरा सा ध्यान देना। अब tan अल्फा लेने में हम ए किसको माने और बी किसको माने, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक ना। सीधे कह देगा, अभी तो हम ए बी लिख के दिए थे क्वेश्चन में, सीधे कह देगा कि दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इतना और इतना है और दोनों के बीच का कोण इतना है। तो अब किसको ए माने और किसको बी माने, इसमें क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। तो हमेशा क्या करो कि एक वेक्टर का डायग्राम ही बना लो, ठीक ना। ये ए था, इसकी लंबाई कितनी थी, और एक वेक्टर यहां से बी था जिसकी लंबाई कितनी थी। जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला आर, है ना। और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है कितना, यही वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल, क्या नहीं, ये वाला एंगल नहीं। क्यों नहीं ये वाला एंगल, क्योंकि सर टेल से टेल जुड़ा हुआ नहीं है। तो टेल से टेल नहीं जुड़ा है तो पहले इसको पैरेलल शिफ्ट करके क्या करो, टेल से टेल। अब ये वाला एंगल था कितना, 45 डिग्री। अब देखो कि जो tan अल्फा था, तो यही एंगल तुम्हारा है अल्फा। इसी वेक्टर को तुम ए बोले थे और उस वेक्टर को वेक्टर, तो भाई साहब अगर tan अल्फा निकालना है तो कितना लिखते थे, b sin थीटा बाई ए प्लस बी कॉस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो b का वैल्यू कितना है बताओ, इनटू साइन कितना डिग्री, नीचे 5 प्लस 6√2 इंटू कितना, कॉस 45 डिग्री। देखो वैल्यू डालो कितना आ जाएगा, 6√2 इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना, √2 से √2 खत्म, और इधर कितना 5 प्लस 6√2 और इंटू कॉस 45 का वैल्यू भी कितना, √2 से √2 खत्म, ऊपर बच गया 6, नीचे बच गया, ये किसका वैल्यू आया। तो अल्फा इक्वल टू कितना लिखेंगे, tan इनवर्स 6/11। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत सरे हुए लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए अब हमारे पास 15 मिनट समय बचा हुआ है और इस 15 मिनट में मैं आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा दूंगा। अगर आपको ट्रायंगल लॉ आता है तो निश्चित रूप से आपको पैरेललोग्राम लॉ भी तुरंत समझ में आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, एकदम बस ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखिए, आज डीपीपी मिला है क्या किसी को वेक्टर का? नहीं मिला है। आज वेक्टर का डीपीपी मिल जाएगा 10 क्वेश्चन का सेट, और वो एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है। और कल, अब मेरे ख्याल से क्लास में जो लोग हैं उनका एडमिशन हो चुका है। अब हमको ये भी मोह माया नहीं है कि तुमको पीट देंगे तो तुम भाग जाओगे।
इसीलिए एडमिशन कंफर्म करवाते हैं क्या, कि पढ़ाई का लोड बढ़ेगा तुम भाग जाओगे। अब भाग जाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर का क्या होगा ये तो तुम जानो, मेरा भी 3-4 हजार रुपया खा के जाओगे। चलो, इतना क्लियर है। तो डीपीपी मिलेगा और कल बना के लाएंगे। 10 क्वेश्चन है बेटा, दोनों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है। सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा अभी तक जितना पढ़ा दिया गया है उतना में, यहाँ तक कि यूनिट वेक्टर तक ही जितना पढ़ाया गया उसी में बन जाएगा। हाँ देखो, डीपीपी मिले तो गलत बनाइए, लेकिन बनाइए, अटेम्प्टेड होना चाहिए कि मैंने प्रयास किया है। गलत हो जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन नहीं बनाना तुम्हारे हाथ में है, और बनाना भी तुम्हारे हाथ में। तो निश्चित रूप से अटेम्प्ट करके आइए अगर पढ़ना है तो, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो कोई टेंशन नहीं है अपन को, ठीक ना। चलो, क्या बता रहे थे भाई 2 नंबर में? 2 नंबर में हम लोगों को क्या पढ़ना था? सदिशों के योग के समानांतर चतुर्भुज के नियम। सदिशों के योग के समानांतर चतुर्भुज के नियम। सदिशों के योग के समानांतर चतुर्भुज के नियम। अब देखो इसमें भी ऐसे ही सीखना है। ठीक लिखा हुआ है ना समानांतर? समानांतर चतुर्भुज ठीक लिखा हुआ है? क्या बोले? अच्छा एक छूट गया है समानांतर, अरे लिखा हुआ है यार, समानांतर चतुर्भुज के नियम। चलो देखो, इसको बेटा बोलते हैं, जानेंगे कॉमन नेम से, क्या? पैरेललोग्राम लॉ, ठीक ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको जानेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब देखो कि ये पैरेललोग्राम लॉ क्या है। पैरेललोग्राम लॉ क्या है ये देखो, इसका स्टेटमेंट सीखो, एकदम स्टेटमेंट ही याद रहना जरूरी है। स्टेटमेंट में क्या कहता है, कि कहता है कि यदि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक ना। क्या कहता है ये, कि यदि दो सदिश, यदि दो सदिश जो किसी समानांतर चतुर्भुज का, जो किसी समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज समझ जाना, ठीक ना, समानांतर चतुर्भुज का संगत भुजा है। क्या है? संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब आप समझ रहे होंगे, एवं जिनका प्रारंभिक बिंदु, एवं जिनका प्रारंभिक बिंदु, एवं जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक हो। एवं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो। अब देखो, अब देखो क्या, कि समानांतर चतुर्भुज का दो वेक्टर संगत भुजा होना चाहिए, और उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? एक ही जगह पर होना चाहिए। मतलब दोनों का टेल से टेल क्या होना चाहिए? ज्वाइन होना चाहिए। क्या बोले? समानांतर में रॉ छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा ना इतना। देखो होता क्या चीज है ना, अगर दिमाग तेज चलाओगे तो हाथ भी तेज चलने का प्रयास करता है, लेकिन हाथ का एक लिमिटेड स्पीड है, तो उस लिमिटेड स्पीड को कंट्रोल करोगे तो कुछ छूटेगा या कुछ बढ़ जाएगा। कई बार देखना और 2 बार लिखा जाता है 2 बार लिखा जाता है। तो दिमाग स्लो चलेगा तो हाथ तेजी में चल जाएगा तो 2-3 बार लिखा जाएगा, और दिमाग तेज चलेगा हाथ स्लो चलेगा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो ये सब थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कीजिए, हो जाएगा। देखिए क्या बोले, कि यदि दो सदिश जो समानांतर चतुर्भुज का क्या हो? संगत भुजा हो, और क्या हो कि दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक ही हो। एक ही हो तो देखिए ऐसा सदिश बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कि एक वेक्टर हम ये मानते हैं वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर हम मानते हैं ये वाला जो है वेक्टर बी, ठीक ना। ये वाला मानते हैं यहां से जो वेक्टर बी मानते हैं। शुरू का पोजीशन एक जगह नहीं है, अब है, ठीक है। अब देखो कि ये दोनों वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। अब सर इसके बारे में हमको पता नहीं है कि ये समानांतर चतुर्भुज इससे बना भी पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहला काम ये देखना कि जो दो वेक्टर दिया हुआ रहे उसका टेल से टेल क्या करो? ज्वाइन कर दो। और ज्वाइन करने के बाद मन में क्या करो? एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओ, समानांतर चतुर्भुज बनाओ। देखो कैसा समानांतर चतुर्भुज बनेगा। इसको हम इधर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, और इसको हम यहां से ऐसे मिला दे रहे हैं। बन गया समानांतर चतुर्भुज, बन गया। सर थोड़ा सा उधर और जाता तो अच्छा रहता है। इसको बैक कर दें, सुनो ना, अच्छा ऐसे,
ऐसा, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अब ज्यादा अच्छा है ना। अब सुनिए क्या था, दो वेक्टर था, एक वेक्टर ये रहा आपका वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर ये रहा आपका व्हाइट कलर का वेक्टर बी। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो कि इस दोनों को पैरेलोग्राम का दो साइड मानते हुए जब तुम पैरेलोग्राम बनाओगे तो देखो पैरेलोग्राम कैसा बनेगा, यहां से इसको आगे ले जाओ, है ना, और फिर क्या करो, यहां से इसको ऐसे मिला दो, बन गया पैरेलोग्राम, बन गया कि नहीं। अब कह रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेलोग्राम का वो वाला डायगोनल होगा, इस पैरेलोग्राम का वो वाला डायगोनल होगा जो इस दोनों के प्रारंभिक बिंदु से ही चले, जो इस दोनों के प्रारंभिक बिंदु से ही चले। बात समझ में आया। डायगोनल ये भी हो सकता था, लेकिन वही डायगोनल लेना है जो इस दोनों के प्रारंभिक बिंदु से ही चले। तो यही चीज आपको याद रखना है कि क्या, जब भी आपको दो वेक्टर दिया हुआ रहे और पैरेलोग्राम लॉ लगाना हो, ये वाला वेक्टर दिया था वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर दिया था आपको वेक्टर बी, तो उसका वो डायगोनल जो इस दोनों के प्रारंभिक बिंदु से शुरू हुआ, यही क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट होगा तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बातें समझ में आई कि नहीं आई? आई कि यदि दो सदिश क्या हो, किसी पैरेलोग्राम का दो साइड हो, तो मन में उस दोनों साइड को मानते हुए एक इमेजिनरी पैरेलोग्राम बनाएंगे, और उसका वो वाला डायगोनल जो इसी दोनों के प्रारंभिक बिंदु से जाए वही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसी को क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। एक हो तो परिणामी सदिश जो होगा, तो परिणामी सदिश जो होगा, वो परिणामी सदिश क्या होगा बेटा, उसी प्रारंभिक बिंदु से, उसी प्रारंभिक बिंदु से, उसी प्रारंभिक बिंदु से विकर्ण होगा, उसी प्रारंभिक बिंदु से क्या होगा, विकर्ण होगा। अब विकर्ण क्या होता है पता है ना, डायगोनल। इसी प्रारंभिक बिंदु से क्या होगा, डायगोनल होगा। अब देख तेरे को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या कह रहा है पैरेलोग्राम। पैरेलोग्राम कहता है कि कोई भी दो वेक्टर रहे और अगर पैरेलोग्राम का दो साइड हो और दोनों एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हो, एक बिंदु से प्रारंभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पैरेलोग्राम का दो साइड है कि नहीं, मन में पैरेलोग्राम बना लीजिए, ऐसा ही पैरेलोग्राम बनेगा और तो कुछ नहीं बनना है। और इस पैरेलोग्राम का इसी प्रारंभिक बिंदु से जो डायगोनल होगा वही डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई कि अगर हमको इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो और इसी रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग काम कैसे करेंगे, है ना। तो बढ़े अगले पेज की तरफ। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है। स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया है भाई साहब, तो हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। फिर से हम वही डायग्राम हम इधर बनाने का प्रयास करते हैं। क्या, ये था तुम्हारा वेक्टर ए, ठीक ना। इसके बाद ये वाला था यहां से तुम्हारा वेक्टर, यहां से था ये क्या तुम्हारा वेक्टर बी, है ना। इसको बोले क्या, वेक्टर ए, और इसको क्या बोले, वेक्टर बी। अब क्या बोला कि अगर ये दोनों किसी समानांतर चतुर्भुज का दो भुजा है, संगत भुजा, तो आप क्या करिए कि इसको मन में समानांतर चतुर्भुज मान के इसको समानांतर चतुर्भुज बना दीजिए। तो लीजिए सर बना दिए, इसको क्या किए, मन में फिर से हम समानांतर चतुर्भुज क्या किए, बना दिए, लगभग बन गया है, ठीक ना। अब कहे क्या कि जो इसका विकर्ण होगा, अब कौन सा वाला विकर्ण, तो जो इसका विकर्ण होगा कैसा वाला, ये वाला विकर्ण जो इसी प्रारंभिक बिंदु से जाए, यही प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट हो जाएगा। यही प्रारंभिक बिंदु आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। अब मान लीजिए क्या, मान लीजिए क्या, माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण जो है वो क्या है, थीटा है। बीच का कोण क्या मान लीजिए, थीटा है। तो भाई साहब बताओ तो ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, टेल से टेल मिला हुआ है, इस बार यही वाला एंगल थीटा हो जाए। अब करो क्या, करो क्या, तो इस वेक्टर ए को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो इधर के तरफ, थोड़ा सा एक्सपेंड क्या करो, इधर के तरफ कर लो, और यहां से फिर से क्या करो कि इस पर एक लंब गिरा दो। तो देखो जब परपेंडिकुलर गिरा दोगे तो परपेंडिकुलर गिराने के बाद तुम जरा सा ये बताओ तो
समानांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों समानांतर होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है सो आपका ट्रांसवर्सल लाइन होगा कि नहीं होगा, तिर्यक रेखा। और ये कोण देखिए आप एकांतर कोण है कि नहीं, और एकांतर कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं सर। अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर हम इस पॉइंट का नाम हम मानना शुरू करें, कुछ भी मान लो, क्या माने, एम एन ओ पी। अब तुम जरा सा ध्यान से देखो कि वो कल वाला यही छोटा सा ट्रायंगल है, जो छोटा वाला ट्रायंगल होता था, और ये एम ओ पी वही बड़ा वाला ट्रायंगल है। काम वैसे ही करना है। कैसे काम करना है, तो काम वैसे ही क्या करना है, तो आप देखिए कि हम लोग क्या सब माने हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो है आपका क्या, एम एन, और एम एन बराबर क्या हम मानेंगे, कोई दिक्कत, यही बात हुआ। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है बेटा तुम्हारा, वो क्या है, इस पॉइंट का भी तुम कुछ मान लो नाम, पी मान लियो, इधर मान लो क्यू, ठीक ना, इधर मान लो क्यू। अब देखो कि ये वेक्टर बी जो होगा वो होगा किसके बराबर में, एम क्यू के बराबर में। और चूंकि ये समानांतर चतुर्भुज है तो विपरीत भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है। तो जितना बड़ा एम क्यू है उतना बड़ा एन ओ भी होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम बराबर में एन ओ के भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर में हो जाएगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है तुम्हारा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर में है, एम ओ के बराबर में है, जो एम ओ तुम्हारा किसके बराबर में है, आर के बराबर में है। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले क्लास का याद करो, मैग्नीट्यूड लेंथ होता है, और लेंथ को ही हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखे हैं। अब जरा सा हमसे बात करो इस छोटे वाले ट्रायंगल में। अब हमसे बात करो तुम किस में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, कौन से में, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ले रहे हैं, एनओपी। इन ट्रायंगल किस में, एनओपी में। बेटा वही काम करना है, क्या, साइन थीटा लगाना है। साइन थीटा क्या लिखिएगा, पी बाई एच, तो ओपी बाई ओ एन लिखिएगा कि नहीं, कितना लिखिएगा, ओपी बाई ओ एन। अब देखो कि यहां से साइन थीटा जब लिखोगे तो ओपी हमको पता नहीं है, ओपी हमको पता नहीं है, लेकिन ओ ए के बारे में हमको पता है कि ये कितना है, ओ एन हमको पता है कि कितना है, बी के बराबर में है। तो भाई साहब बी लिखेंगे कि नहीं। इस बी को जब इधर लेके आइएगा तो फिर से वही ओपी बराबर कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो दोस्त कि यहां से अगर हमको लिखना है क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है दोस्त, एन पी, है ना, और नीचे इसका कर्ण कितना है। फिर से काम क्या करेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू हमको एन पी पता नहीं है, लेकिन ओ एन के बारे में पता है कितना, बी को जब इधर लेके आओगे तो ये एन पी बराबर बी कॉस थीटा होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में आ जाइए। कौन सा त्रिभुज है, तो बड़ा वाला जो त्रिभुज है आपका वो त्रिभुज है कौन सा, इन ट्रायंगल एम ओ पी में। पैथागोरस थ्योरम तो जानते ही होंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि जो एम ओ का स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर यानी कि एम पी का स्क्वायर, और प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि ओपी के स्क्वायर के बराबर में होगा। ये कौन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये कौन कहता है, पैथागोरस थ्योरम कहता है। ये कौन कहता है, पैथागोरस थ्योरम, ठीक ना। अब देखिए कि इस एमपी को बड़े वाले लाइन को दो पार्ट में तोड़ देंगे, एम एन प्लस, तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब तोड़ देंगे तो दोस्त ये बताओ कि एम ओ बराबर एमपी को हम लोग लिखेंगे एम एन, और प्लस एन पी का कितना, होल स्क्वायर, और प्लस कितना। अब देख, अब देख यहां से एम ओ का वैल्यू पता है कितना, यहाँ स्क्वायर छूट गया है, ठीक ना। एम ओ का वैल्यू कितना है, एम एन का वैल्यू है कितना, एन पी का वैल्यू है कितना, ओपी का वैल्यू है कितना। सबका वैल्यू डाल के सॉल्व करेगा तो कल ही वाला रिजल्ट आएगा कि नहीं, करके दिखाओ।
हो गया। चलो मैं ही करके दिखाऊं। चलिए देखिए क्या था लास्ट में, एम ओ का स्क्वायर इक्वल टू, एम ओ का स्क्वायर कितना कितना था भाई, एम एन प्लस एन पी का होल स्क्वायर, है ना, एम एन प्लस एन पी का होल स्क्वायर और प्लस ओ पी का, ये ना था, प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो कि यहाँ एम ओ के बारे में तुमको पता है कि ये कितना होगा, आर स्क्वायर। जरा सा ध्यान से देखो, एम ओ कितना है, एम ओ कितना है तुम्हारा, आर के बराबर में। यहाँ से एम एन को देखो कि एम एन है कितना, ए के बराबर में, और एन पी है कितना, बी कॉस थीटा। तो इसको भाई साहब ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ओपी के बारे में जरा सा ध्यान से देखिए कि जो आपका ओपी है वो कितना है, बी साइन थीटा के बराबर में। देखिए ओपी है कितना, बी साइन थीटा के बराबर में। तो इस ओपी का वैल्यू जैसे ही डालिएगा बी साइन थीटा और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब इसको आप सॉल्व करो, कितना लिखोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2ab कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब जरा सा देखिए कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर में से और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये बीच वाला टर्म बच जाएगा कितना, 2ab कॉस थीटा। अब जरा सा देखिए 10वीं क्लास में ये पढ़े हुए हैं, कितना होता है, तो 1 से बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर को उड़ाओ और इधर छाता, समझ में आया, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यही जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यही मैग्नीट्यूड। जरा सा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल लॉ में भी यही आया था और पैरेललोग्राम लॉ में भी यही आ रहा है ना। देखो इस कलर को बोलते हैं क्या, पिंक कलर। बेटा मोरी समझ में आ रहा है तेरे को, पिंक कलर। चलो ये निकल गया क्या, मैग्नीट्यूड। अब देखो कि डायरेक्शन का बात करेंगे, तो डायरेक्शन का बात करेंगे तो फिर से क्या मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए से जो एंगल बना रहा है वो कितना, अल्फा एंगल बना रहा है। तो जब अल्फा एंगल बना रहा है बेटा, तो देखो तो टेन अल्फा जो लिखोगे परपेंडिकुलर ओपी बाई बेस एमपी लिखोगे कि नहीं, अगर टेन अल्फा लिखोगे तो कितना लिखोगे, ओपी बाई एमपी। तो देखो इधर मैं लिख दे रहा हूं कि अगर टेन अल्फा लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, ओपी बाई एमपी। फिर से इस एमपी को दो पार्ट में लिख के लिखिए, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना लिखिएगा, ओपी बाई, देखिए एमपी को ही तो ये लिखे थे ना, एम एन प्लस एन पी, तो क्या लिखेंगे, एम एन प्लस कितना, एन पी। अब जब सबका वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा भी कितना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। जरा सा ध्यान से मिला लेना कल वाला रिजल्ट और आज वाला रिजल्ट दोनों, तो चाहे ट्रायंगल लॉ रहे चाहे पैरेललोग्राम लॉ रहे, 2 और 3 को मेरे नियम से जोड़ो चाहे अपने नियम से जोड़ो, रिजल्ट कितना आएगा, समझ में आ रहा है बात। तो दोनों है एक ही चीज, लेकिन सवाल बनाते टाइम कभी कभी हम लोग ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे, कभी कभी हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ का भी स्टेटमेंट याद रहना चाहिए और पैरेललोग्राम लॉ का भी स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। अच्छा देखिए कि आप लोगों को एक बात, 2 मिनट, आप लोगों को एक बात पता है क्या कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, कोण को, कौन समद्विभाजित करता है ये पता है। तो कल आप ही में से एक शख्स हमसे कोई सवाल पूछा था और उस सवाल को जरा सा देख लीजिए। कह रहा था क्या, कह रहा था क्या कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ओ ए, तो एक वेक्टर मान लो क्या, ओ ए, कैसा वेक्टर, इसको मान लो ओ ए, ठीक है। और कह रहा है क्या कि एक दूसरा वेक्टर है ओ बी, एक दूसरा वेक्टर है ओ बी, ठीक ना। ये वेक्टर है ओ ए तुम्हारा और ये वेक्टर है क्या, ओ बी। इसको बोल दिया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर, कह रहा है क्या कि एक तीसरा वेक्टर है ओ सी जो इस कोण को समद्विभाजित करता है, जो इस कोण को क्या करता है। तो भाई अगर समद्विभाजित करता है
तो जरा सा ध्यान से देखिए तो कि अगर इस कोण को समद्विभाजित करने वाला वेक्टर होगा तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब समद्विभाजित करने वाला वेक्टर ऐसा होगा तो भाई साहब जरा सा हमको आप ये भी बता दीजिए क्या कि ये समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। ये समानांतर चतुर्भुज बना देंगे इसको मान करके कि नहीं बना देंगे। अब ये बताइए ये रिजल्टेंट हो जाएगा कि नहीं। इसी को क्या बोला था, वो क्वेश्चन में बोला था इसी को क्या कि ये AC है तो OC है, और इसको बोल दिया था क्या ये वेक्टर C। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन था क्या कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश ज्ञात करिए अलोंग वेक्टर OC। मतलब OC के अनुरूप क्या करिए, इकाई सदिश ज्ञात करिए। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ पढ़े हैं तो भाई साहब वेक्टर C बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बताओ कि अगर यूनिट वेक्टर R कैप लिखना है तो वेक्टर R बाय मैग्नीट्यूड R लिखेंगे कि नहीं। वेक्टर R के जगह पर C लिखेंगे तो वेक्टर A प्लस वेक्टर, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर। यही ऑप्शन था। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर इतना। चलिए इतना पढ़ के आइएगा, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, ठीक है। लेकिन पढ़ के आइएगा और DPP निश्चित